marks in GS, that is 161 marks. And for today's session, we are going to discuss about strategy. What should be the strategy for GS1? And language would be bilingual. Okay, I will try to first of all I will share my strategy with you, then what strategy worked for me, and also in the end I will also take doubts from you, and then we will discuss it. Okay, let me set my video also. Okay, am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible and also now visible. Okay. First of all, starting with the GS paper 1. First of all, there are few common points which you should understand before writing this exam. So it is clear that the exam is for 250 marks and you have to write in for 3 hours. Okay. Then the second point would be that the exam is conducted in the first half of, that is before noon. So this point should also be clear, because you have to strategize your that how can you attend this question, attend this paper, and also work from GS paper 2. Now, first point, most important point, which is important for every exam, is that first of all, what should be the awareness with the syllabus. आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए. इसमें आपको प्रॉपर जो इस एग्जाम के सिलेबस में, एक तो आप पीडीएफ जो डाउनलोड करिए वो यूपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आती है उसमें से करिए, ताकि आपको पॉइंट्स एज वेल एज सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर रहे कि सब पॉइंट्स जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर रखना है. जैसे ये जो सिलेबस है ये मैंने यूपीएससी के नोटिफिकेशन से ही उठाया है, एंड इसमें लिखा गया है कि फॉर जनरल स्टडीज 1, what is the syllabus? The syllabus is Indian heritage and culture, then history and geography of the world and society. So अगर मोटा मोटा देखा जाए तो क्या है, इसमें 3 टॉपिक्स को मेनली कवर करा जाता है. इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. इसे हम एक ही पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिस्ट्री इटसेल्फ. ओके, देन द सेकंड पार्ट जो है इस जीएस पेपर 1 वो है सोसाइटी. एंड सोसाइटी में भी 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए. और ये 2 के बाद तीसरा है ज्योग्राफी. इसमें जो है ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की नहीं, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सब तरह की ज्योग्राफी के साथ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस में क्या लिखा गया है, हर एक सेक्शन को एक एक को उठाएंगे. पहला सेक्शन अगर उठाया जाए तो पहली जो बात हो रही है वो हो रही है इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, एंड देन दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ये जो 3 पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. तो सिलेबस में लिखा हुआ है, पहला ही जो आपका टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. सो आप यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करिए कि जो सिलेबस में कीवर्ड्स क्या क्या मेंशन है, कि आपको यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है कि आपको किस टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. सो पहला है इंडियन कल्चर में क्या क्या होगा. सबसे पहले आर्ट फॉर्म्स. आर्ट फॉर्म्स में वैरायटी बहुत चीजें आती है, पेंटिंग से लेके, पॉटरी से लेके, टेक्सटाइल से लेके बहुत कुछ कवर्ड होता है. उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज लिटरेचर, कि उस टाइम का जो लिटरेचर है, एशियन टाइम से लेके मॉडर्न टाइम का जो लिटरेचर है उस समय तक आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए. देन द थर्ड वुड बी आर्किटेक्चर. जो आर्किटेक्चर में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, वो है एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है. तो आपको ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है. और ये जो पार्ट है ये मोस्टली प्रीलिम्स में भी आता है,
तो जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और मेंस के लिए एक तरह इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करिए, उसमें आपका टाइम भी सेव होगा और आप इलेबोरेटेड वे में भी पढ़ सकेंगे। ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि पहले आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत तो एक टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है और थोड़ा स्ट्रैटेजी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये करना चाहिए सबसे पहले तो। फिर दूसरा जो टॉपिक है इसी सिलेबस में वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी एंड इश्यूज। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो उन्होंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी होती है वो मेंस के जीएस पेपर 1 के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि जो जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री है वो उतना पार्ट आपको कवर नहीं करना है। ऑफ कोर्स ये जो मॉडर्न हिस्ट्री ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो जीएस पेपर 1 में उसमें लिखा हुआ है कि मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब लगभग ले लिया कि जब आप बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होती है, बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, लगभग उस समय से लेके जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है उस टाइम तक आपको मोस्टली कवर करना है। और उसमें ये आपको देखना है कि सबसे पहले के सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या हुए हैं इस दौरान में, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज लाइक रेवोल्यूशनरी, देन इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स जो है उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बाद में जो गवर्नर जनरल रहते हैं, वॉइस रॉय रहते हैं, इम्पोर्टेंट जो उस टाइम के इवन और भी जो सिग्निफिकेंट रूलर्स होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज है लाइक कौन कौन से स्टेजेस आती है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर, कि पहले जैसे मॉडरेट्स आते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, फिर रेवोल्यूशनरीज आते हैं, फिर गांधीयनिज्म आता है, फिर रेवोल्यूशनरी का सेकंड फेज आता है। तो ये जो सारा आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में जो टॉपिक है इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है उसमें लिखा हुआ है कि द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये है जहाँ पे आपको सारा फोकस करना है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी पहले जो हमने अभी डिस्कस करा कि उसकी अलग अलग स्टेजेस रही हैं। फॉर एग्जांपल मॉडरेट्स रहे हैं जो अभी हमने रिपीट करा सेम पार्ट। फिर इसमें इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स है मॉडरेटर, एक्सट्रीमिस्ट से लेके इवन जो रेवोल्यूशनरी से लेके गांधीयनिज्म, ये सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स है एक्चुअली, उन सबकी आपको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। तो ये होने के बाद फिर सिर्फ नॉर्थ इंडिया या किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं, सारे भारत से, मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से कौन से थे, नॉर्थ वेस्ट से कौन से थे, जैसे खान अब्दुल गफार खान थे वो नॉर्थ वेस्ट से होते हैं। बहुत सारे रेवोल्यूशनर लाइक रानी गाइदिंलियू जो है वो नॉर्थ ईस्ट से होती है, फिर साउथ से बहुत सारे होते हैं। तो एक होलिस्टिक वे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस टाइम कौन कौन से मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। फिर ये जो है इसमें हमने इन 3 टॉपिक्स के अंदर अंदर कवर हो जाता है। पहला तो कि आर्ट एंड कल्चर कवर हो चुका है, फिर इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर हो चुकी है एंड फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो कवर हो चुका है। अब बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बहुत सारा हिस्सा है जो अब प्रीलिम्स में पूछा जाता है। लाइक एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी केरला में, देन नेशनलाइजेशन के ऊपर हुआ था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बट जो आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, that you should be aware that post independence consolidation, that after independence there were around 565 states, okay? तो उनको जब इंडियन यूनियन में उनको इनकॉर्पोरेट करना था बाय फॉर एग्जाम्पल पटेल ने करा और वीपी मेनन जो थे उन्होंने उनकी हेल्प करी उस टाइम। तो उस टाइम में ये कैसे किस किस तरीके से उनका इंटीग्रेशन हुआ स्टेट्स का। फॉर एग्जाम्पल जो 3 स्टेट्स हैं उस टाइम वो मना कर देती हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे जूनागढ़ थी, जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद है, जो मना कर देते हैं कि वो इंडियन यूनियन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और फिर उनको कैसे किस तरीके से उनको इंटीग्रेट करा गया, किसी को बाय परसुएशन करा गया, किसी के ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया गया, कहीं प्लेबिसाइट हुआ जैसे कि जूनागढ़ में प्लेबिसाइट होता है। तो अलग अलग वे में ऑपरेशन पोलो होता है हैदराबाद में। तो इन तरीकों के साथ साथ कैसे जो इनकॉर्पोरेट करा गया स्टेट्स को, इसकी आपको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। देन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, रीऑर्गेनाइजेशन से है
फिर जब when the 565 states were incorporated in Indian Union, then what happened? There were significant issues that was still there. One important issue was related to the language. Okay, so there were various agitations related to the linguistic issues. For example, in 1956, this Andhra Pradesh state, that was first state that was formed on the basis of language. So ये होता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट फॉर्म होती है, एंड उसके बाद भी बहुत सारी स्टेट्स जो है वो डिवाइड करी जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात को करा गया था, बॉम्बे स्टेट जो थी उस टाइम की। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ये जो पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिग्निफिकेंट इवेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेशन, देन रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन में तो आप यही मेन तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो हुआ, फिर आप ये भी ले सकते हैं कि जो बाद में जो एक्ट पास करे जाते हैं, हिंदी एजुटेशन होती है, हिंदी के अगेंस्ट, प्रो हिंदी एंड जो अगेंस्ट हिंदी में हुआ। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स की आपको सफिशिएंट जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए, वो इसलिए कि वो आपकी बहुत जगह जो ब्राउनी पॉइंट्स है जिनको आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं रेफरेंस के तौर पे भी आप उनको लिखा जा सकता है। तो ये 4 टॉपिक कवर होने के बाद अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसमें क्या होगा, इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism and their forms and effect on the society. So इसमें आपको फोकस करना है that what are the keywords that are given in the syllabus. So तो keywords जैसे दिए गए हैं कि आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1750s में होता है इंग्लैंड में, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। देन वर्ल्ड वॉर जो होती है, फिर जो वर्ल्ड वॉर के बाद एंड इवन जैसे रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज होता है, वेरियस ट्रीटीज होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन होती है, इन सबको आपको मेंशन करना है। कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन सबको आपको जानना है। बट इसमें जो फिर कुछ रेवोल्यूशन जो है उनकी आपको सफिशिएंट जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो है हिस्ट्री जो है यहाँ पे सिलेबस में हम कवर कर चुके हैं, दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम रिलेटेड टू हिस्ट्री, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन फ्रीडम स्ट्रगल, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो इन दिस वे जो कीवर्ड है उनके ऊपर फोकस करते हुए हमने हिस्ट्री जो है उसको कवर कर लिया है। अब सिलेबस में दूसरा जो पार्ट है दैट इज सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होता है कि सबसे इसमें भी 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपको कवर करने हैं। ओके, सो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है। सेकंड टॉपिक इज रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज एंड अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। सो यहाँ पे भी आप क्या करें, आप इसके में भी जो जो कीवर्ड्स हैं और जो जो इश्यूज पूछे गए हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ विमेन पूछा गया है, यहाँ पे विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया, जैसे सेवा है उसका आप मेंशन कर सकते हैं। फिर जो पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी से रिलेटेड, मतलब सोसाइटी में एक जो सोसाइटी में जो भी प्रेवलेंट इश्यूज हो सकते हैं उससे रिलेटेड आपको सफिशिएंट एक जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। एक जो कॉमन सेंस के तौर पे भी हम इसमें बहुत सारा पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर जो तीसरा टॉपिक है इसमें दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये रिपीटेडली जो है इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है और एज इट इज पूछा जाता है। तो इसको आप तैयार करके एक तरह के 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाते अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार कर लिया। फिर है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ये 4 टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें क्या होगा कि आपको एक तो कि सोशल एम्पावरमेंट, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जैसे विमेन हो गया, माइनॉरिटीज हो गई, देन ट्रांसजेंडर्स हो जाते हैं, ऐसे जितने भी सेक्शंस हैं उनको आपको कवर करना है कि उनकी एम्पावरमेंट किस तरीके से करी जाए और क्या एसोसिएटेड इश्यूज हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। फिर आपको कम्युनलिज्म जो है उसको जानना है कि वो क्या है, रीजनलिज्म एंड देन सेक्युलरिज्म, इनकी डेफिनेशन और ये मतलब इनका फिलॉसफी क्या है वो चीज जो है आपको जाननी है। फिर इसके बाद जो है सोसाइटी कवर है, 4 टॉपिक के अंदर सोसाइटी कवर हो जाती है। अब जो तीसरा पार्ट है जीएस 1 का दैट इज ज्योग्राफी।
तो ज्योग्राफी में लिखे गए हैं कि द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी अच्छे तरीके से जानकारी रखनी है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज है वर्ल्ड के, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड जो बाद में इंडस्ट्रीज है लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड ऑल्सो, उसको आपको डिस्कस करना है। फिर इसमें जो तीसरा टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स, ये सब जो है ना, ये पार्ट को आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कवर करोगे। बट यहाँ पे उसके पीछे जो फिनोमिना क्या है आप इसको डिफाइन करोगे। तो इसको डिफाइन करते हुए आप क्या करोगे, इस सारे टॉपिक को तैयार करोगे। अब हमने सिलेबस को कवर कर लिया है कि सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है। सो इन शॉर्ट सिलेबस को कवर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जो सिलेबस का प्रिंट आउट लेके जहां आप स्टडी करते हो उसके सामने चिपका देना है। ओके, तो और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और जिसके ऊपर आपको क्लियर नजर पड़ती रहे। ओके, सिलेबस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइन बाय लाइन आपको सिलेबस को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। तो ये हो गया सिलेबस। अब बात आ गई कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम को कैसे कवर करा जाए, क्योंकि इसके अलावा 3 और पेपर हैं, फिर ऑप्शनल पेपर है 2, फिर उसके अलावा ऐसे का पेपर है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है। लेकिन ये जो ये GS1 है ये काफी स्कोरिंग मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें बहुत कम सोर्सेज को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ना कमिंग टू के तैयारी कैसे करी जाए इसकी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सब जो मेरे अकॉर्डिंग की है इस एग्जाम को क्रैक करने के, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने 20 साल के क्वेश्चन तैयार करे इसके लिए। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार तो नजर घुमानी है कि दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन 20 इयर्स, जो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। बट मोस्ट फोकस आपका रहना चाहिए 2013 के बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो आपको टिप्स पे याद होने ही चाहिए कि किस साल मतलब किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन चीजों की टॉपिक वाइज जो है वो जानकारी रखनी है कि इसके लिए ना आप कोई मार्केट से बुक ले सकते हैं जिस बुक में जो हर एक एग्जाम को टॉपिक वाइज बताया हो कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, इस तरीके से कि आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, सो 20 साल के आपको एक कोई भी बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल है जो टॉपिक वाइज कवर कर रही हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक लगता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसमें से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आते नहीं, जब बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आप उतना ही टाइम और अपनी उतनी ही एनर्जी ऐसे क्वेश्चन को दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक वाइज आपको देखना है कि आर्ट एंड कल्चर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सोसाइटी से कैसे पूछे गए, देन थर्ड ज्योग्राफी से कैसे पूछे गए। कम से कम 20 साल के आप करिए। देन ये आप देखिए कि नंबर ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। कई बार होता है कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को तो आपको अवॉइड किसी भी हाल में करना नहीं है। तो आप उस पे आ जाइए। फिर जो एक काम जो मैंने करा था वो मैंने यही करा था कि E4 शीट्स के ऊपर जिन टॉपिक को रिपीटेडली यूपीएससी बार बार पूछ रही थी उनको लिख लिया था एक पेज पे और सामने चिपका लिया था कि कौन से जो टॉपिक है जो इनएविटेबल है, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। फिर यहाँ पे अब बात आती है टेस्ट सीरीज का क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट सीरीज है वो इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जो आपकी गलतियां जो आप करते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में पकड़ में आ जाती हैं। क्योंकि ये भी होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं या कहीं से लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे ऊपर एक प्रेशर सा भी रहता है कि हमने स्पेंड करा हुआ है तो कम से कम टेस्ट तो दे। ये एक मेन जो फैक्टर है वो टेस्ट सीरीज जो है रोल प्ले करती है। देन कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा जाएगा, बट आप कम से कम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप कैसे अटेंड करोगे। आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरिंग को सुधार सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में ये आपका रोल जो रहेगा और आपको फीडबैक मिलता है कि कहाँ का स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे टेस्ट सीरीज का रोल भी कवर हो जाता है। अब बात आती है सोर्सेज के कैसे कौन कौन से सोर्सेज है जो GS1 के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री को यहाँ पे पहले पिक करेंगे कि हिस्ट्री लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप सब एनसीईआरटीज को कम से कम पढ़िए सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता हो कि
कई स्टूडेंट होते हैं उन्होंने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी होती। जब फॉर एग्जांपल मैंने भी कभी भी हिस्ट्री को इतने ध्यान से स्कूल में पढ़ा नहीं, ओके। एंड मेरा बोर्ड भी पंजाब एजुकेशन बोर्ड था, तो क्या हुआ कि कभी एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी ही नहीं वहाँ पे। तो जब एनसीईआरटीज़ पढ़ी ना तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आएगी। एक तो वो बहुत कंसाइज़ होती हैं, तो आप ईज़िली समझ सकते हैं उनको, ये ईज़ी होएगा। फिर जो एनसीईआरटीज़ के बाद बिल्कुल आपको एडवांस बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। एडवांस बुक्स में पहले क्या होता था कि पहले सोर्सेस बहुत कम थे, नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री के जो कंपाइल्ड जीएस 1 के कहीं भी कंटेंट दे रखा हो, आप उसे उठा सकते हो। तो उसमें लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और अननेसेसरी ओवरस्टेप्स ना हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सा ना हो, एक कंसाइज़ फॉर्म में हो ताकि जिससे आप अच्छे से रिवाइज़ भी कर सकें। एंड ऑफ कोर्स सीको पे भी हमने कोर्सेज़ हिस्ट्री के लिए चला रखे हैं जिनको आप जॉइन कर सकते हैं और उसमें भी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड पीवाईक्यू बेसिस पे ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो एनसीईआरटीज़ करें, फिर एडवांस जो बुक्स हैं, कुछ उनको पढ़ें। किसी भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, सीको की आप लें, ज़रूर लें। फिर ये कवर करने के बाद अब हमने सोसाइटी पे आ रहे हैं। सोसाइटी में क्या हो रहा है कि सोसाइटी में भी अब जो है कंसाइज़ फॉर्म में जो मटेरियल है वो मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप वो ज़रूर परचेज़ करें। देन सीको का भी जो सोसाइटी का पार्ट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि वो भी बहुत कंसाइज़ एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम है। सो यहाँ पे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए कोई और वर्क करके आपको हेल्प कर रहा है। आपका जस्ट काम है कि उस चीज़ को पढ़ें, अच्छे से समझें और एग्ज़ाम में उसको लिख कर आएँ। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ऑफ कोर्स आपको एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी पड़ेगी फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट इसके अलावा ज्योग्राफी में ना जो विजुअल कंटेंट है ना उसका रोल बहुत रहता है अकॉर्डिंग टू मी। उसमें क्या हो सकता है कि आप इंटरनेट से जो आपको टॉपिक्स नहीं समझ आते, आप यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प लें और इंटरनेट से उस वीडियो के बारे में उस जो टॉपिक के बारे में उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये आप ज़रूर करिए। और फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे जीसी लियोंग है और अगेन आई एम सेइंग दैट उस बुक को आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। और कुछ और भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लेकिन मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल तो लगी नहीं। और यहाँ पे भी आप सीको के जो नोट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। नो मैंने डिस्कस कर दिया कि सिलेबस देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन सोर्सेज कौन से होंगे। अब मैं कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूँगी जो मेरे लिए वर्क करी और मुझे सच में हेल्पफुल हुआ उससे। सबसे पहले आप ना माइक्रो नोट्स ज़रूर बनाएँ। एक होता है कि इलैबोरेटेड फॉर्म में किसी जगह से आपने सोर्स आपको मिल गया, लेकिन आप एग्ज़ाम जब आप ऐसे का दे के आते हो, बाद में आपको मॉर्निंग में एग्ज़ाम देना होता है जीएस 1 का, तो सफिशिएंट टाइम नहीं होता है जिसमें आप पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ पाएँ। तो आप इसमें क्या करिए जो माइक्रो नोट्स होते हैं मतलब सिंपल कीवर्ड्स लिखिए और वही आप पीवाईक्यू देखिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं और उसके जो छोटे-छोटे नोट्स हैं जैसे हम स्कूल में भी बनाया करते थे, वैसे आप नोट्स को ज़रूर बनाइए मतलब पूरी हिस्ट्री लगभग 4-5 पेज में खत्म हो जाए, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग और ऐसे ही सोसाइटी की हो मतलब कम से कम 10-15 पेज में आपका पूरा जीएस 1 खत्म हो जाए। बहुत कंसाइज़ फॉर्म में आपको लिखना है और एक इलैबोरेटेड तो आपको रखना ही है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसको मैक्रो तौर पे देखने के लिए। फिर आप अपने सोर्सेज़ को ये बात हर कोई बोलता है लेकिन बहुत टफ होती है कि अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए। जब आप मार्केट में जाते हो और दूसरों को देखते हो कि वो नया सोर्स पढ़ रहा है तो दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि आपको लगता है कि मेरी तैयारी में कमी है तो आप बहुत सारे सोर्सेज़ को खरीदने लग जाते हो और पढ़ने लग जाते हो। उससे एक तो आप इतना रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा एग्ज़ाम में जब आपको लिखना होता है, इतनी स्पीड चाहिए होती है कि जो आपने बहुत बार-बार रिवाइज़ करा है ना, वही आपको याद आएगा। नए पॉइंट्स बहुत कम याद आते हैं क्योंकि सोचने का टाइम बहुत कम होता है। आपको बहुत स्पीड में आंसर लिखने होते हैं। तो ये काम करिए। फिर अपनी लिमिटेड सोर्स रखिए। अपने कम से कम 1-2 सोर्स से ज़्यादा ज़्यादा किताबें मत पढ़िए। फिर मल्टीपल रिविज़न्स होनी चाहिए। मतलब जितनी ज़्यादा रिविज़न उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आप वही अपने माइक्रो नोट्स को बार-बार पढ़ते रहिए। तो एक जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जिसे बोला जाता है, इस तरह की आप में डेवलप हो जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम लिखते टाइम वो सब रिकॉल आएगा। देन फिर वीडियो लेक्चर्स की जहाँ हो सके वहाँ हेल्प लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट एंड कल्चर में आप वीडियो लेक्चर्स एंड गूगल की इमेजेस की बहुत हेल्प आपको लेनी चाहिए। क्योंकि
देख के चीज को हम जल्दी समझ पाते हैं। मानो मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर अभी समझा दूं, तो आपको समझाने में उतना आसान नहीं लगेगा मुझे, और ना ही आपको समझ आएगा। मैं बता दूं कि यहाँ गर्भगृह होता है, यहाँ पे फिर विमान होता है, यहाँ पे शिखर होता है, तो आपको नहीं समझ आएगा। आपको तब समझ आएगा जब मैं उसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे आप क्या करें, आप इंटरनेट की यहाँ पे प्रॉपर हेल्प लीजिए। फिर आपको 20 साल के क्वेश्चन करने हैं, दैट आई डिड ऑल्सो। फिर आपको जो है आंसर्स को, अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपको पीवाईक्यू जितने ज्यादा हो सके उतने आपको सॉल्व करने हैं। टेस्ट सीरीज तो आपकी साइड बाय साइड मानो चल ही रही है, लेकिन आपका जो 60-70% फोकस है ना, दैट शुड बी ऑन दिस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को तो आपको सॉल्व करना ही करना, मतलब एक बार तो आपको सारे ये पीवाईक्यू लिखने ही है अपने हाथ से। फिर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की बिल्कुल जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी तैयारी मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप क्या करें, ये एक्सपर्ट एक्सपर्ट जो गाइडेंस है वो आपको किसी से भी मिल सकती है, आपका जो पीयर ग्रुप है उससे मिल सकती है, बाकी जो इस एग्जाम में ऑलरेडी वेटरन्स जिनको बोलते हैं उनसे आपको मिल सकती है, बाकी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं उनसे आपको हेल्प मिल सकती है। फिर जैसे सीको ग्रुप है, इसके ऊपर आपको काफी एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं और गाइड हैं, तो आपको वो हेल्प कर देंगे। देन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने आंसर को लिखने के बाद एक बार सेल्फ एनालाइज जरूर करें। जब आप आंसर अपना लिख के खत्म करोगे ना, तो आपको 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा याद आएंगे जो आपने आंसर लिखते टाइम छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आप सेल्फ एनालाइज करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो अपना ज्यादातर जो फोकस था, 80% अपना फोकस मेरा पीवाईक्यू पे ही रहता था। तो मैं अपने पीयर ग्रुप में एंड एक्सपर्ट गाइडेंस तो मैं लेती ही थी, लेकिन मैंने अपने क्वेश्चंस को बहुत सेल्फ एनालाइज करा, और जब मैं नोट्स वगैरह से कंपेयर करती थी, तो देन आई गॉट टू नो दैट व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन माय आंसर। तो वहां पे आपको शॉर्टकमिंग्स अपने आप बिल्कुल जरूर समझ आएंगी कि आपको इस आंसर्स को आप कैसे और अच्छे से रिफॉर्म कर सकते हो। फिर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री ऑप्शनल की वजह से मुझे हिस्ट्री में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ऑफ कोर्स जिन बच्चों का हिस्ट्री वीक है, जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सब्जेक्ट, जहाँ कुछ भी इंटरेस्ट कम है, तो उन लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस आपको अच्छे से कहानी की तरह इस चीज को समझना है, सिर्फ स्टोरी ही है हिस्ट्री तो इस तरह हिस्ट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप अच्छे से जब इन टॉपिक्स को क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे। फिर अगेन ज्योग्राफी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, एंड जो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैंने इंटरनेट की बहुत हेल्प ली, एंड दैट यू शुड आल्सो डू। Then history में again I mentioned that diagrams, and even in my answers I used to incorporate a lot of diagrams. History के पेपर पे मेरा मेन फोकस रहता था that जितनी ज्यादा हो सके मैं उसमें डायग्राम्स को इंक्लूड करूं। फॉर एग्जाम्पल चोला आर्किटेक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें भी मैंने डायग्राम्स का इस्तेमाल करा बहुत सारे का। और फिर जहां भी कुछ ऐसा कोई पॉइंट होता था जिसमें एक डायग्राम छोटी सी बना के आप अपने पॉइंट को बेटर तरीके से बता सकते हो, तो आप एक छोटी सी डायग्राम जरूर बनाइए। लाइक आर्किटेक्चर में तो जरूर जरूर बनाइए। देन ज्योग्राफी में, देन सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में ना आप मैंने भी अ लॉट ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स, स्टडीज एंड जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑथेंटिक डेटा हो, जो सरकार की रिपोर्ट्स हो, जहाँ कोई ट्रस्ट वर्दी जो सोर्सेज होते हैं उनको आप मेंशन जरूर करिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्राइम रेट की, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की मानो कोई बात हो रही है, तो एनसीआरबी का डेटा आप इनकॉर्पोरेट करिए। तो किसी ऐसी स्टडीज को इनकॉर्पोरेट करिए जो आपके आंसर को बहुत ही एक रिफाइंड एंड मेच्योर लुक दे। तो सो ज्योग्राफी में आप कवर्ड हिस्ट्री, कवर्ड सोसाइटी, कवर्ड, तो एंड ज्योग्राफी में अब आप क्या करिए, इसमें भी आपको डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको जो करंट्स हैं, ओशन करंट, ओशियानिक करंट्स हैं, उनको आपको समझाना है। तो एक लिखना तो एक्सप्लेन तो करना ही है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम ऑल्सो, और उसको जिससे कि, क्योंकि डायग्राम बहुत कैची होती हैं, उसको जो देखने में कुछ ही सेकंड लगेंगे और समझने में, और जो आंसर पूरा पढ़ने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ एग्जामिनर एज वेल। तो आप जीएस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आप डायग्राम्स बहुत यूज करिए। सोसाइटी के जो क्वेश्चंस है उसमें आप स्टैट जो है, डेटा है, स्टडीज है, उसको बिल्कुल जरूर यूज करिए। कुछ जो आप, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कुछ कॉमन सेंस है, जैसे सोसाइटी में रहते हुए आप क्या ऑब्जर्व करते हो, देन ऐसे पॉइंट्स को भी आप जरूर जरूर मेंशन करिए। उससे आपका जो आंसर है एक बहुत ही मैच्योर लुक देगा।
ये है। फिर स्पीड की बात यह है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही बहुत स्पीड पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपका पेपर बिल्कुल छूटेगा। क्योंकि होता ऐसा है, हमें हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकंड तो सोचने के लिए चाहिए ही होते हैं, जितना मर्जी हम करें कि कोई बात नहीं, शुरू में हमें लगता है कि बहुत टाइम है, लेकिन जो जो टाइम बढ़ता जाएगा, और जबकि पीछे के क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा बड़े होते हैं, 250 वर्ड के होते हैं और पहले के 150 वर्ड के, और जो सेकंड आपके क्वेश्चन है उनको ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो इसलिए आपका बहुत टाइम तो शुरू में वेस्ट हो जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। ये गलती आप मत कीजिए, पहले क्वेश्चन से ही आप स्पीड पकड़िए और स्टार्ट करिए लिखना। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पहले 1 से 5 जो क्वेश्चन होते थे उनको करती थी, फिर जो 11 से 20 होते थे फिर उनको सॉल्व करती थी, इसलिए क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन होते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट का कुछ टाइम बचता था उसमें 6 to 10 जो क्वेश्चंस है, आई यूज्ड टू सॉल्व देम। ओके, फिर वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आपके होने चाहिए। इवन माय आंसर्स, आई थिंक दैट दे वर वेल स्ट्रक्चर्ड। एक इंट्रोडक्शन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जो कि उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही एप्ट एंड कॉन्साइज होनी चाहिए। उसमें आप बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश मत कीजिए। नो, कमिंग टू द बॉडी में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स इनको यूज करिए, क्योंकि जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो इट्स बेटर कि आप हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए। एंड कंक्लूजन में क्या करेंगे, आप समराइज करिए अपने सारे पॉइंट्स को, और कहीं पे स्टैंड लेने को बोला गया है तो एक बैलेंस जो स्टैंड है आप उसको लीजिए। अगर किसी चीज में बहुत सारी कमियां भी है ना, तो आपको एंड में यही बताना है कि बिल्कुल उसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ताकि एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सी अप्रोच आपकी दिखे। So these are points from my side. Now I will start taking doubts. अगर अब आपके जो भी GS1 से रिलेटेड डाउट्स हैं अभी आप पूछ सकते हैं, और अगर मैंने कोई पॉइंट नहीं कवर करा तो आप पूछ सकते हैं। Any doubts? स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, कुछ भी, सोर्सेज से, इवन सोर्स से रिलेटेड, अभी आप पूछ सकते हैं। Hello. हेलो, हाय। Hi. Yes, ma'am. So I have two doubts. ओके। Yeah. The first thing with respect to the society, ओके। the issue is I'm not able to get a proper unified source for the society, and the knowledge for the society is very fragmented. So, राइट। like, how can I integrate all these issues? सबसे पहले आप जैसे जो मेरे लिए चीज वर्क करी कि मैंने भी पहले बहुत सारे सोर्सेज को देखा, जैसे विजन का भी मैंने देखा, इनसाइट्स का देखा, लेकिन सही में आप कह रहे हो कि बहुत फ्रेगमेंटेड है। एंड अनदर इशू कि वो बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है। जैसे सिर्फ 4 टॉपिक हैं, 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको हिस्ट्री में करने हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे प्रहार है एक ओनली आईएएस का, वो मुझे काफी हद तक अच्छा लगा। और उसके अलावा मुझे सीको आईएएस का भी जो सोसाइटी का पोर्शन है, वो मुझे लगा कि वो सच में सही है, क्योंकि ये जो दोनों का जो मैं मेंशन कर रही हूँ ना, इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा गया है। सिलेबस के जो की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर फोकस करते हुए लिखा है, और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए करा गया है। तो जब भी आप हिस्ट्री को कवर करें ना, जो सोसाइटी को आप कवर करें ना, तो ये चीज ध्यान रखिए कि बिल्कुल बहुत फ्रेगमेंटेड है, और एक ही जो टॉपिक है, लाइक स्टेटस ऑफ विमेन इन सोसाइटी लगा लो, उसके आपको 10 आंसर मिल जाएंगे या 10 सोर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको 1 या 2 सोर्स के ऊपर ही ट्रस्ट करना है जो आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वर्क करा ओनली आईएएस का जो प्रहार है, वो वर्क करा, एंड सीको आईएएस का सोसाइटी के जो नोट्स हैं, दैट आर आई थिंक सफिशिएंट। तो आप उनके ऊपर फोकस करिए, और जो कम रेलेवेंट पोर्शन है ना, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने बुक्स में देते हैं, प्लीज आप उनको इग्नोर करिए। वो टेम्पटिंग लगेगा लेकिन आपका वो टाइम वेस्ट ही करेगा और यूटिलिटी उसकी बहुत कम होगी। Okay. Thank you, ma'am. Okay, you are welcome. And ma'am, the second doubt is with respect to the preparation from the home. As I'm fully preparing from my home, so there is Okay. also fear of missing out, that we are missing something by staying at home. So how can we deal with it?
वन इम्पॉर्टेंट इंसाइट आई वांट टू शेयर विद यू। मैंने अपनी तैयारी दिल्ली में रहते हुए भी करी और घर पे रहते हुए भी करी, क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड में घर पे शिफ्ट होना पड़ा। आपको लगेगा अगर घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं ना, आपको सच में ये फील होता रहेगा कि जो करोल बाग, पटेल नगर, इन एरिया में जो लोग रह रहे हैं ना, वो आपसे 10 स्टेप आगे चल रहे हैं। बट बिलीव मी, ज्यादातर लोग जो हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सच बात है। आप जब वहां पे विजिट करेंगे ना, आपको साफ दिखाई दे रहेगा। और एक ये इल्यूजन है जो बच्चों के दिमाग में है कि अगर वो दिल्ली शिफ्ट हो पाएंगे तो ज्यादा बेटर तैयारी होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जब आप वहां रहोगे ना, आपको अ लॉट ऑफ इश्यूज यू हैव टू फेस, कमिंग फ्रॉम हाउसिंग से लेके, फूड से लेके, आपकी मेंटल हेल्थ से लेके, हाइजीन से लेके, हर तरह का आपको इशू फेस करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये चीज वहां पे आप फेस करोगे, एंड बट घर पे आई नो कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और बहुत आपको बार बार उठना पड़ता है, कोई बुला रहा है, घर के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं। बाकी दूसरा इंटरनेट का टाइम है। हर एक तैयारी जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, कोई भी तैयारी कहीं से भी हो सकती है। पहले था कि जो स्टैटिक बुक्स थी उनको पढ़ना पड़ता था, बट अभी मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि ज्यादातर तैयारी आपको इंटरनेट से ही होएगी, ये मेरा मानना है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ आके आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताई कि क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस करते हो, बस आप यही करो कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग बंद करो। सिर्फ आप अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंट रहो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्या कमियां आपकी स्ट्रेटेजी में है, आप उसको ओवरकम करो। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है इसको तो आप इग्नोर ही कर दो। और दिल्ली का मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि वहां सब पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर वहां पे टाइम वेस्ट वाले ही हैं। तो आप जहां भी रह रहे हैं, आप अपना फोकस एंड गोल क्लियर रखिए। Thank you so much, ma'am. इट्स ओके, यू आर वेलकम। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Another doubt? Good evening. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। राकेश बोल रहा हूँ। राकेश। जी बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन था उसी के आसपास है कि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, आप बताइए। अभी आ रहा है ना? हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मेरे साथ भी वही दिक्कत हो रहा है कि मैं एक्चुअली घर से तैयारी कर रहा हूँ वो थोड़ा, तो इसमें दिक्कत जो ऑनलाइन सोर्सेस है, जो टेलीग्राम में ये में बहुत सारे सोर्सेस है जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव। अब टेक्स्ट बुक के अलावा जो रहता है वैल्यू एडिशन का जो चीज रहता है, आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ कोर्सेस भी निकालते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मैम कि एक आदमी अगर जब घर में रह के तैयारी करता है तो इस कोर्स में जाए, ये पीडीएफ पढ़ दे, ये पीडीएफ पढ़ दे, वो पीडीएफ पढ़ दे, इस तरह का रहता है। तो ऑनलाइन सोर्सेस को हमको यूज करना है, लेकिन हाउ टू यूज इट मैंने जुडिशियसली, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने ऑनलाइन सोर्सेस का इतना ज्यादा हो गया कि वो बहुत टाइम भी निकल जाता है कि सोचने में कि ये करे या वो करे, या वो अच्छा है, ये अच्छा है, या इस तरह का चीज मेरे साथ होता है, क्योंकि आई एम ओनली सिंगल ईयर टू प्रिपेयर, क्योंकि कोई तैयारी करने वाला या किसी के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। तो इसी स्थिति में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट सोर्सेस पढ़ो, आजकल यूपीएससी गवर्नमेंट सोर्सेस से क्वेश्चन तो थोड़ा ज्यादा कंटेंट निकाल के क्वेश्चन करता है। तो इसी स्थिति में कैसे ऑनलाइन सोर्सेस को यूज करें, जो वैल्यू एडिशन है वो कैसे स्टिक करे, जो एक नॉर्मल सोर्सेस को स्टिक करे, नहीं तो सर इधर उधर भटकने में ही टाइम चला जाता है। वही होता है मेरे साथ। ज्यादातर तो मैं कुछ टाइम वेस्ट नहीं, लेकिन मटेरियल में ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोई गाइडेंस एक्चुअली। तो इसी में मैम थोड़ा सा मुझे गाइड थोड़ा होता तो थोड़ा अच्छा होता, मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा तो थोड़ा सा इसमें बहुत टाइम मैंने रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, उसमें आई बिलीव आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले जो सही में जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कुछ मटेरियल सच में काम का है और बहुत सारा फालतू का है। ये बात आई एग्री विद यू। ओके, क्योंकि आपकी मेन जो फोकस है ना वो तो रहना चाहिए कि आप
PYQ जो है वो उसके ऊपर आपका फोकस रहे, जो सिलेबस है उसके ऊपर फोकस रहे। बट बहुत सारे सोर्सेज है ना, वो पता क्या करेंगे, जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम वो 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को बना देंगे, मतलब पूरा ही उस टॉपिक को छाप देंगे, तो आपको भी नहीं समझ आएगा कि क्या पढ़ें क्या चढ़े। तो फिर आपको ये करना है, सबसे पहले आप ये करें कि जो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दी कि प्रहार जो है ओनली इसका, दैट आई रियली फेल्ट कि वो अच्छा है, उसको आप करें। फिर सोसाइटी के लिए बाकी आई विल ट्राई कि मैं हर एक एग्जाम के लिए ना, जैसे अभी आज मैंने GS1 के लिए करा, कि मैं हर एक एग्जाम के लिए आपको सोर्स जो है वो बताऊं। बाकी सीको IS का जैसे मैंने मेंशन करा, इनका भी काफी जो है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ही है कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी को ही बताया जा रहा है, ज्यादा मतलब इधर उधर की बातें कम हो रही हैं, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी आई विल ट्राई, मैं बात करूंगी ग्रुप से, जो एडमिन इनसे बात करके कि मैं हर एक जो जैसे GS2 GS3 GS4 हर एक टॉपिक का जितने भी उसके सब टॉपिक्स हैं उनके सोर्सेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूं जो मेरे लिए काम करेगी। एंड मैंने उन्हीं सोर्सेज को, जैसे मैंने सिर्फ एक या दो सोर्स ही हर एक जो टॉपिक है उसके लिए पढ़े, एंड आई वाज एबल टू गेट मतलब 161 मार्क्स मुझे स्कोर करने को मिले, क्योंकि मैंने वो जो अपने सोर्सेज थे, एक तो वो बहुत रिलायबल थे, मल्टीपल रिवीजन में उनकी कर पाई, उनसे मैं माइक्रो नोट्स बना पाई, फिर माइक्रो नोट्स की रिवीजन कर पाई, एग्जाम से 1 घंटे पहले उन माइक्रो नोट्स की मैं रिवीजन कर पाई। तो ये सब चीजें मुझे बहुत फायदा दी। तो अभी आप क्या करिए, अभी तो आप जो ये देखिए कि जो भी ये सोर्स आप पढ़ रहे हैं ये सिलेबस की डिमांड के अकॉर्डिंग हो। आप उस जो मानो किसी भी कोई भी आपने वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल उठाया, आप चेक करिए उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखिए, और ये देखिए कि क्या वो जो सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। पहले तो आप ये करिए। फिर दूसरा पॉइंट आप ये करिए कि जैसे मैंने बताया कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप देखिए कि अगर वही सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो उस सोर्स से आप वो आंसर दे पाएंगे कि नहीं, उससे भी। और बाकी आप बहुत ज्यादा सोर्स मत देखिए, जो बहुत ही मतलब आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि कौन कौन सा सोर्स जो है ना वो ज्यादा रिलायबल है। और 10 सोर्सेज के आप सही में आप उसके ऊपर फोकस बिल्कुल मत करिए, और जो है अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और उसी को ही कवर करिए। बाकी मैं आपको हर एक जो सब टॉपिक है उसका जो सिलेबस है या सोर्स है वो बिल्कुल शेयर करूंगी, जिससे आपको बहुत टाइम सेव होएगा कि कौन से जो सोर्सेज पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बाकियों को अवॉइड कर सकते हैं। तो शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और सर मैम, ऑनलाइन सोर्सेज जो आप बोल रहे थे, ऑनलाइन सोर्सेज मिनिमम कितना सोर्स, कौन कौन सा सोर्सेज जो कि थोड़ा रिलायबल है, जैसे कि PRS वगैरह हम कभी कभी पॉलिसी रिफॉर्म ये सब के लिए पढ़ लेते हैं, तो इनका ये जो कोचिंग, हाँ हाँ जी कोचिंग बोलिए। उसमें वो मैंने जिस्ट निकालते हैं, तो उसको ओरिजिनल पढ़ने में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ने से अच्छा रहेगा या फिर कोई इंस्टीट्यूट का पढ़ दे तो अच्छा रहेगा, जैसे कि आई ARC वगैरह थिंक ये जो। आप रोज फॉलो नहीं कर पाओगे PRS वगैरह को, तो आप क्या करिए, जो इनकी मंथली मैगजीन्स आती है लाइक करंट अफेयर्स वगैरह की आती है, कोई एक मैगजीन कोई रिलायबल जो आपको लगे आप उसको पढ़िए, क्योंकि आप हर रोज उस चीज को नहीं कर पाओगे। और मैगजीन का फायदा आपको ये रहेगा कि आप उसकी मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, आपको खुद को मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, और वो जो मैगजीन तैयार करी जाती है वो भी जो लोग हैं पूरा ध्यान में रखते करते हैं कि पूरा फोकस दिया जाए कि कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा लाइमलाइट में है। तो आप मंथली करिए, आप इस चीज को खुद करेंगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आप जो इसमें ये जो थोड़ा सा शॉर्टकट है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको ये हेल्प होगी कि आपको कम से कम दिमाग में रहेगा कि क्या इश्यू चल रहा है, जबकि उसकी डिटेल आप मंथली मैगजीन्स वगैरह से पढ़ सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। नेक्स्ट आउट। किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
हाँ जी, बोलिए आप। मैम दरअसल मैं अभी ना पॉलिटी की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कुछ 10-15 चैप्टर कर लिए हैं, ओके। लेकिन जब मैं PYQs देखता हूँ प्री के भी या मेंस के भी, तो वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन कम है। तो सही टाइम क्या है PYQ स्टार्ट करने का, या ऐसा कुछ? ओके, अगर पॉलिटी की बात करी जाए तो आई थिंक यही इम्पोर्टेंट टाइम है अगर हम मेंस के आंसर की बात कर रहे हैं। और अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो जो पॉलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कॉमन ही है। सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बाकी पॉलिटिक में अगर आपका डाउट अभी पर्टिकुलर मेंस से रिलेटेड है कि प्रीलिम्स से रिलेटेड, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से बता पाऊँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि प्री के PYQs कब देखने चाहिए और मेन के कब देखने चाहिए? ओके, मेंस के तो मुझे लग रहा है कि अभी ही टाइम है कि अभी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और बात आ गई अगर प्रीलिम्स की, तो उसके लिए आपको एक जो स्ट्रेटेजी जो मेरे लिए काम करी वो आप ये करिए कि सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने A4 शीट ली और 2013 के बाद जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनका सिर्फ कीवर्ड, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में मानो कि कोई और टॉपिक पूछा जा रहा है, कैग के ऊपर पूछा जा रहा है, तो ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लीजिए। फिर आप देखेंगे जो मैंने उस लिस्ट में ये पाया कि कुछ टॉपिक है जिनको यूपीएससी बार-बार रिपीटेशन पे पूछ रही है। मैंने ये चीज़ बिल्कुल नोटिस करी। फिर दूसरी ये नोटिस करी कि कुछ टॉपिक है जिसको यूपीएससी बहुत कम वैल्यू देती है। फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है उनसे बहुत कम पूछा जाता है। जबकि जब आप टेस्ट सीरीज करोगे जहाँ कुछ और पढ़ने की कोशिश, इवन लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो ये सब चीजें बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप जब आई थिंक आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की तैयारी अभी से शुरू करिए, क्योंकि एक तो पॉलिटी बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट है। दूसरी बात ये है कि आपको दोनों जो पॉलिटी है वो ओवरलैपिंग है दोनों में। और तीसरा ये कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है और एक तरह का आपका लिस्ट में आना या नहीं आना पॉलिटी डिसाइड करती है। तो अभी से डिसाइड करिए। बाकी आप फोकस करिए, कम से कम 2013 के बाद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप देखिए कि किन-किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उनके ऊपर आप बहुत ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल ये जो पंचायती राज है, म्युनिसिपैलिटी वाला है, ये आपको बार-बार देखने को मिलेगा। जो फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का जो क्वेश्चन है, वो बार-बार आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बार-बार आएँगे। फिर बात रही जो आप कह रहे हो कि कुछ टॉपिक है जो नहीं मतलब बुक से कवर हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए आप मंथली जो मैगज़ीन आती है, किसी भी जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, मंथली वाली, उसको पढ़िए। ये लोग क्या करते हैं कि जो करंट में इश्यू चल रहा होता है ना, उसे कम से कम कवर करने की कोशिश करते हैं। मानो आपको एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं भी पता चल रहा ना, तो आपको हल्का-सा रियलाइज़ हो जाएगा कि उसका आंसर लगभग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कम से कम 2 जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करके 50-50 पे पहुँच सकेंगे। तो यहाँ पे आप एक तो आप यही करिए कि पीवाईक्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दूसरा, अभी ही बेस्ट टाइम है कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए एंड प्रीलिम्स की भी अभी ही करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में एंड प्रीलिम्स में खासकर पॉलिटी से। तीसरा, आप यही कि आप मंथली कोई मैगज़ीन पढ़िए और अखबार ज़रूर पढ़िए। अखबार यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है जब बात आती है पॉलिटी की। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप 100% क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं मेरे केस में तो मैं कहूँगी कि 80% मैं ठीक कर पाती थी। तो नहीं कर पाओगे तो वो 1-2 क्वेश्चन का स्कोप है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी सोर्स से नहीं होंगे एंड कितना भी आप कोशिश कर लें, आप एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं जानते होंगे। तो ये आप कर सकते हैं, बट पीवाईक्यू आप मस्ट है कि पीवाईक्यू सॉल्व करिए और जो-जो क्वेश्चन बार-बार टॉपिक बार-बार पूछे जाते हैं, आप उनको ज़रूर अच्छे से करिए। जैसे मैं 2-3 अभी टॉपिक्स की मैंने एग्ज़ाम्पल दी, और भी ऐसे टॉपिक है जिनसे बार-बार पूछा जाता है। ठीक है मैम। मैम जैसे ना अभी मेरी फर्स्ट रीडिंग चल रही है, तो मुझे हाँ जी। ये था कि मेरे पास कंटेंट की लिमिटेशन तो नहीं है, या ऐसा कुछ सेकंड रिवीजन के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट होगी आंसर राइटिंग में, तो ये था। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें बिल्कुल ही बंदा ब्लैंक हो जाता है कि मतलब क्या ही है। तो जो बिल्कुल। कुछ किए पहले किया भी होता है उसमें भी डाउट हो जाता है कि भाई क्या चल रहा है, ये सब कुछ इतनी देर से लगे हुए हैं। तो ये ये तो है। सीन था थोड़ा सा। तो अभी चलिए कोई बात आपकी नहीं। ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ मैम, मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरी।
प्री और मेन दोनों की। ठीक है, तो आप अभी यही करिए कि फर्स्ट रीडिंग जो है ना, जो लक्ष्मीकांत की आप लोगे, वो अभी आप नॉर्मल रीडिंग लीजिए। उसमें आप ज्यादा चीजों को याद रखने की कोशिश जबरदस्ती मत कीजिए। तो क्या होगा, जब आप एक ओवरव्यू मिलेगा आपको बुक का, पूरी बुक का, अभी तो आप वो कीजिए। फिर जब आप सेकंड रीडिंग पे आएंगे ना, तो उस पे अब आप पीवाईक्यू पे फोकस करिए, सिलेबस पे फोकस करिए और रिटेन करने की कोशिश करिए कि अब चीजें याद रखिए। फर्स्ट रीडिंग में आप इतना अपने आप को फोर्स मत कीजिए। उसमें आप सिर्फ आप बुक का जनरल आइडिया लीजिए और पीवाईक्यू मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप उसके ऊपर बहुत फोकस दें। उससे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे नहीं पढ़ने में मैंने बोला कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी उसमें से बहुत कम पूछा जाता है। ये नहीं कि उनको नहीं पढ़ना है, लेकिन कम से कम जिसमें से बार बार पूछा जा रहा है उससे एक स्टेप ज्यादा आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। और मैम मेरी एक सेकंड क्वेरी थी कि जैसे मान लीजिए अभी मैं सिर्फ पॉलिटी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, 4 घंटे दे रहा हूँ पॉलिटी को। मैं ठीक चाहता है। था कि कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग होती है कि जो मतलब कि कुछ हमें बेनिफिट करें, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हों। जैसे मैं सोच रहा था हिस्ट्री और जियो को शायद मैं मिक्स करके पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा बेनिफिट होगा। ऐसा कोई पेयरिंग कर सकते हैं हम किसी कुछ सब्जेक्ट्स की, या मतलब सिंगली करें तो ठीक है? देखो, मैं कहूंगी कि पेयरिंग दो तरीके की होती है। एक पेयरिंग होती है कि एक तो सब्जेक्ट को आप जिसको बहुत टफ मान रहे हैं, आपने वो उठा लिया और उसके साथ एक सिंपल सब्जेक्ट उठा लिया। तो वहां पे आप एक तो पेयरिंग काम आती है कि कम से कम जो आप दोनों टॉपिक मानो, दोनों ही सब्जेक्ट बहुत हैवी उठा लिया तो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। दूसरी पेयरिंग होती है कि मानो सिलेबस में सिमिलैरिटीज है, कॉन्सेप्ट्स में सिमिलैरिटीज है, तो वहां पे आप ये कर सकते हैं कि वहां पे आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे करनी है। तो ये जो पेयरिंग है, ये आपको मेंस में ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्रीलिम्स में आई थिंक कम है, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलरेडी बहुत वास्ट उसका, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा डिफाइंड है नहीं। बट जब आप मेंस की बात करोगे तो बिल्कुल वहां पे पेयरिंग पॉसिबल होती है। जैसे अभी मैंने डिस्कस करा कि आपने जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके साथ इंटरलिंक कर सकते हो। बाकी जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी के साथ सिक्योरिटी जो है वो काफी हद तक रिलेटेड है जब आप बात करते हो। फिर इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो ऐसे ऐसे करके जब आप पेयरिंग कर सकते हो, लेकिन पेयरिंग मेरे अकॉर्डिंग मेंस में ज्यादा हेल्पफुल है, प्रीलिम्स में थोड़ी कम हेल्पफुल है। पेयरिंग प्रीलिम्स में मुझे लगता है मैंने जो करी वो ये करी कि एक जो ज्यादा टफ सब्जेक्ट है उसे उठाओ और दूसरा जो मुझे बहुत इजी लगता था तो वैसे करती थी, तो मुझे दोनों पढ़ने में आसानी होती थी। तो ये आपको मेंस में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वहां पे कंटेंट बहुत सारा है जो आपको कॉमन लिखना पड़ेगा। तो जैसे लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है आपके GS 3 में, आई थिंक अभी मैं अच्छे से अगर याद नहीं आ रहा तो वहां लैंड रिफॉर्म्स है। तो जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी लैंड रिफॉर्म्स आएगा। तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ वहां लिंक हो गया, और जो कि GS 1 में है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन पेयरिंग जो है आपको मेंस में ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो जब मैं बाकी 3 GS के लिए वीडियोस बनाऊंगी तो मैं वहां कोशिश करूंगी कि मैं इस चीज के ऊपर भी फोकस करूं कि पेयरिंग आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, ओके मैम। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जी। जैसे कि हम अपनी सिलेबस को या अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर कर सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। अपना प्लीज क्वेश्चन रिपीट करिए, थोड़ा नेटवर्क में इशू था। हाँ, जैसे मैं अभी कोई भी एक सब्जेक्ट की प्रोग्रेस या उसके मतलब कि कुछ कैसे मेजर कर सकते हैं कि हम सही ट्रैक पे हैं, या इसको हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं, या कुछ स्पीड अप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कोई चेक्स हमारे पास है इसके रिगार्डिंग कुछ? बिल्कुल है। इसका चेक ये है कि आप ना, जो टॉपिक मानो आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा फूड प्रोसेसिंग के ऊपर मानो पढ़ा, अब आप क्या करिए, आप अब जो ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना प्रीवियस ईयर्स में, उसको उठा लीजिए, एक जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। अब आपने वो टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसको लिखने की कोशिश करिए। अब आपको यहाँ आपको बहुत चीज समझ आएगी कि आपकी तैयारी में कहाँ आप भूल गए, किस पार्ट को आप भूल गए और क्यों भूल गए। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने ये दी, ये सबसे सेल्फ एनालाइज करें। सेल्फ एनालाइजेशन इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि जब वो किसी आंसर का उन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा, बट बाद में बोलते हैं अब हम इसको रिव्यू किससे करवाएं। रिव्यू आप सबसे पहले खुद रिव्यू करिए, क्योंकि जब आप आंसर खत्म करते हो ना, आपको खुद को बहुत कमियां आपके आंसर में पता चलेंगी। और कुछ तो वो मेमोरी से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप भूल गए।
कुछ आपको लिखते टाइम वो इम्पोर्टेंट लगी या नहीं लगी, इसके ऊपर आपका ध्यान आएगा। तो वो जब आप लिखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, और जब जहाँ किसी से डिस्कशन मानो कर रहे हैं, आप अपने पीयर ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो, तो आप उस चीज को रिकॉल कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज से भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, PYQ आप करने की कोशिश करिए, प्रीलिम्स की करिए, मेंस की करिए, दोनों की करिए, और फिर देखिए कि आपके आंसर में कहाँ कमी रह गई। तो सेल्फ एनालाइज करिए यहाँ पे तो आप, क्योंकि जो आपका मेंटोर है वो तो आपको बाद में करेगा, जज करेगा, जो आपको रिव्यू देगा। सबसे पहले आप अपने आप को खुद एनालाइज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू, वेलकम। Any other doubts? Then we are going to wind up our session. Good evening, ma'am. Yes, ma'am, I Good. have. Okay, sure. Ma'am, I am studying right now art and culture along with history for a prelims and means compare. Okay. Okay. So, but ma'am, for history ancient I am reading right now. तो डेप्थ समझ में आई कहाँ तक, बट मैम फॉर आर्ट एंड कल्चर मैं देख पा रहा हूँ कि काफी डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, और कभी कभी ऑन द टॉपिक भी पूछ रहा है। तो मैम प्लीज गाइड करिए कि इसमें क्या क्या तो सोर्सेस होने चाहिए और किस डेप्थ तक जाना चाहिए, या कोई स्ट्रैटेजी हो जिसके अकॉर्डिंग हम अपना आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के साथ मतलब वाइंड अप कर लें। ठीक है। आपका डाउट है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर जो है ना, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिलेबस में तो ये 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं कि आर्ट फॉर्म्स। अब आर्ट फॉर्म्स अंदर कई तरह की है, तो हर एक टॉपिक को आपको मतलब उसकी सफिशिएंट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जो मैं पॉइंट बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी आप PYQs को उठाइए। फिर PYQs में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन टॉपिक को फॉलो कीजिए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक जो प्रेस्टिजियस हो, थोड़ा हो, जिसको मतलब एक्सपर्टीज हो थोड़ी बहुत, आप उसकी कोई बुकलेट ले लीजिए जहाँ कुछ भी वो जो मार्केट में उन्होंने रिलीज कर रखा हो, कुछ ऐसा ले लीजिए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बिल्कुल है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो टू मच है। उसमें बहुत इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो इलेबोरेटेड बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नितिन सिंघानिया की बुक भी बोली जाती है, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि आपको जो प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है वो डेप्थ में आते हैं, तो आप उनको सॉल्व कर पाओ। तो वहां तो वो हेल्पफुल हो गई। जब आप मेंस में आते हैं तो मेंस में तो कुछ टॉपिक्स के ऊपर वो बार बार पूछेगा। तो अब आप ये करिए कि आप अपने दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस की यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की तैयारी को थोड़ा कंबाइन कीजिए, क्योंकि कंबाइन करोगे तो आपके वही एक तीर से दो निशाने टाइप वाला काम हो जाएगा कि आप वो भी कवर कर पाएंगे, आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। इसके लिए यही कि आप एक सोर्स, जैसे मैंने नितिन सिंघानिया का ही मेंशन करा, आप उनकी बुक को पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी। बाकी फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट रिलीज करती रहती है, बट मुझे कोई रेलिवेंट इसलिए नहीं लगे। ऑफ कोर्स वो उनकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, बहुत स्टैंडर्ड है, बट मैं उनको ज्यादा फॉलो नहीं कर पाती थी, तो वो कुछ ना कुछ छूट ही जाता था। और फिर जो मंथली मैगजीन्स हैं, इसमें भी आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट रहता है, आप उसको जरूर करें। एंड अगेन जो बात मैंने बोली कि इसमें आप प्रैक्टिस करिए आर्ट एंड कल्चर में, जैसे जो आर्किटेक्चर वगैरह के क्वेश्चन है उनको तो आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए। बाकी सोर्सेज आपको और फिर आर्ट एंड कल्चर में ये भी बात जरूर है कि 100% आप क्वेश्चन अगेन नहीं कर पाओगे। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल होने के बावजूद मुझे प्रीलिम्स में बहुत कुछ क्वेश्चन होते थे हिस्ट्री के एंड इवन आर्ट एंड कल्चर के, जो मैं अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत वास्ट है। ये आप चीज को समझ के चलिए। तो यहाँ पे भी आप मेन फोकस अपना PYQ ही रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो सोर्स है आपका, एक या दो सोर्स, एक सोर्स तो मेन होना चाहिए, दूसरा तो सेकेंडरी जब वैल्यूएशन के तौर पे होना चाहिए, आप उसको करिए। जैसे नितिन सिंघानिया बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक हिस्ट्री का कोर्स सीको पे ही चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है। अभी तो हम उसमें PYQ ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि उस पर फुल फ्लेज्ड कोर्स चलेगा, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि मॉड्यूल वाइज होगा। उसमें ये नहीं कि पूरी की पूरी हिस्ट्री ऐसे करी जाएगी, तो मॉड्यूल वाइज, तो ये ध्यान आप ऐसे कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आपका? No, ma'am, बस this much.
Thank you for that. Okay, you are welcome. ठीक है, Yes. थैंक यू रमन मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया आज स्टूडेंट्स के Thank लिए, you so much. और हम ऐसे ही सेशंस को कंडक्ट करवाते रहेंगे एस्पिरेंट्स के लिए, जिससे उन्हें सीखने को मिले कि कैसे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है उनसे जिन्होंने खुद पेपर में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है और एग्जैक्ट तैयारी करके किया है। थैंक यू रमन मैम, थैंक यू Thank you, एस्पिरेंट्स। sir. Okay, इस thank सेशन you, की students. रिकॉर्ड मिल जाएगी, और सभी को मैं ये बोलूंगा कि कोई भी डाउट हो आपका सिको_help पे आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। Okay, thank you so much.